Welcome to our channel Sadhguru Excellence Academy, and today we are going to learn necessary topics for solving exercise 1.4. आज important topics हम ये डील करने वाले हैं De Morgan's law, then how to write any statement without if not, उसके बाद logical equivalency without using truth table. Okay, सबसे पहले let's see what is De Morgan's law. डी मॉर्गन्स लॉ यहां पे ये बताता है इट इज समथिंग रिलेटेड टू नेगेशन. यहां पे ध्यान दो, सपोज वी हैव वन स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो यहां पे इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू. ये हमें डी मॉर्गन्स लॉ बताता है ओके कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू यहां पे स्टेटमेंट का नेगेटिव पार्ट हो जाता है, एंड की जगह पे और हो जाता है, मींस कंजंक्शन गेट्स रिप्लेस्ड बाय डिसजंक्शन, एंड फिर यहां पे एक दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव पार्ट हो जाता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. राम इज गुड इन मैथ्स एंड साइंस. यहां पे हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे. पी, लेट पी बी द स्टेटमेंट राम इज गुड इन मैथ्स. ऑलराइट, एंड हमारा क्यू स्टेटमेंट होगा राम इज गुड इन साइंस. ये एग्जांपल हमने बहुत बार देखा है, समझने में आसानी होगी. ओके, सो राम इज गुड इन मैथ्स, सेकेंड स्टेटमेंट राम इज गुड इन साइंस. ऑलराइट, अब यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है. सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पहले दोनों स्टेटमेंट मिला के कंपाउंड स्टेटमेंट का राम इज गुड इन मैथ्स एंड साइंस, तो पी एंड क्यू. राइट, पी एंड क्यू. इसका नेगेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो होगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q. ये डी मॉर्गन्स लॉ बताता है, तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे. राम इज नॉट गुड इन मैथ्स और राम इज, मतलब दोनों को कंबाइन करना है, तो राम इज नॉट गुड इन मैथ्स और नॉट इन साइंस. ऑलराइट, तो हमारा ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा राम इज नॉट good in maths or not in science. So ये हमें डी मॉर्गन्स लॉ बताता है. डी मॉर्गन्स लॉ एक और चीज बताता है कि सपोज यहां पे आपका एंड था, राइट, कंजंक्शन. अगर डिसजंक्शन हुआ तो क्या होगा, तो सब कुछ सेम होगा. नेगेशन के रूल के हिसाब से हम जाएंगे तो नेगेशन ऑफ P यहां पे और के प्लेस पे एंड हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ Q. तो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर आता है. ऑलराइट, इसका भी अगर एक एग्जांपल हम लोग लें तो राम इज गुड इन मैथ्स और साइंस, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, राम इज नॉट गुड इन मैथ्स एंड नॉट इन साइंस. और के प्लेस पे बस एंड आ जाएगा. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, यहां पे नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखो, राइटिंग द स्टेटमेंट विदाउट इफ नॉट. मतलब कोई भी स्टेटमेंट में आपको इफ नॉट दिया रहेगा तो उसको विदाउट यूजिंग इफ नॉट कैसे आप राइट कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो. तो सबसे पहले इफ नॉट कब आता है, जब इंप्लीकेशन होता है. सपोज आपको एक स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो उसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा होगा P इंप्लाइज Q. ऑलराइट, P इंप्लाइज Q को आप इफ नॉट यूज हुआ रहेगा इसमें, तो और किस फॉर्म में लिख सकते हो. ऑलरेडी पहले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होगा, या P इंप्लाइज Q को एंड और के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो. तो हमें पता है कैसे होगा, नेगेशन ऑफ P और Q. लॉजिकल इक्विवेलेंस में भी हमने ये एग्जांपल देखा था कि ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं. ऑलराइट, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. तो अगर मुझे ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है और उसमें से अगर इफ नॉट निकालना है तो हम उसको, वो स्टेटमेंट को P और Q के फॉर्म में पहले लिखेंगे, फिर उसको ऐसे फॉर्म में लिख देंगे, हमें मिल जाएगा. लेट्स टेक वन एग्जांपल. आपका वही फेवरेट एग्जांपल लेते हैं. इफ इट रेन्स इट इज क्लाउडी. ओके, तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा इट रेन्स, Q इट इज क्लाउडी. ऑलराइट, P इंप्लाइज Q ये है, इफ इट रेन्स इट इज, यहां पे देन रहेगा, देन इट इज क्लाउडी. इफ इट रेन्स देन इट इज क्लाउडी. नाउ इफ देन को रिमूव करना है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे, तो इफ देन रिमूव हो जाएगा. तो कैसे लिखेंगे, इट डज नॉट
रेन और इट इज क्लाउडी। ऐसे फॉर्म में लिखा तो ये दोनों स्टेटमेंट का जो मीनिंग था वो चेंज नहीं हुआ, आपको ये दोनों इक्विवेलेंट ही मिलेंगे। इफ इट रेन्स देन इट इज क्लाउडी, इफ इट डज नॉट रेन और इट इज क्लाउडी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने स्टडी किया है पहले भी, बट यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। हम ट्रुथ टेबल यूज नहीं कर सकते, मतलब कोई भी लॉजिकल पैटर्न दिया रहेगा, स्टेटमेंट पैटर्न, और उसमें हम क्या करते थे कि उसका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करते थे। अगर वो दोनों रिजेंबल कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं 100%, तो हम बोलते थे कि यस दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पे हमें लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते ट्रुथ टेबल। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स सीखना होगा। ये लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये लॉज हर जगह यूज आएंगे और उनका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि कौन सा लॉ कहां पे आपने यूज किया हुआ है। ओके, तो लॉज में सबसे पहले है आइडेम्पोटेंट लॉ। फर्स्ट लॉ इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है? इफ कंजंक्शन ऑफ टू सेम स्टेटमेंट P एंड P, इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P। क्यों? समझो अगर P एक स्टेटमेंट है और ये ट्रू है, तो यहां पे भी ये ट्रू होगा, दोनों सेम स्टेटमेंट है। सो ट्रू एंड ट्रू विल गिव ट्रू, मतलब जो P हमने कंसिडर किया था वही P यहां पे आया, राइट। P को अगर मैंने फॉल्स लिया तो फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होगा। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है? सेम स्टेटमेंट का कंजंक्शन विल गिव दैट स्टेटमेंट ओनली। समझ में आया? ट्रुथ वैल्यू उनका वही होगा जो उनके स्टेटमेंट का था। सेम डिसजंक्शन में भी यही रूल फॉलो होता है, ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स ये क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ में आया? तो कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन में जो दोनों सेम स्टेटमेंट है तो वही स्टेटमेंट हमें मिलता है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट ओनली। सो दिस लॉ इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव आपको पता है, हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, 3 + 2 = 2 + 3, दोनों वैल्यू 5 देते हैं। यहां पे वही होता है, P और Q बोलो या Q और P बोलो, कंपाउंड स्टेटमेंट है। सपोज उसमें एक स्टेटमेंट P है, Q है, दोनों हमें कंजंक्शन या डिसजंक्शन से कनेक्टिव से यूज करके ज्वाइन किया गया है। यहां पे क्या कर सकते हो आप, या तो Q को पहले लिख दो या तो P को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। या तो डिसजंक्शन में और कंजंक्शन में दोनों में यूज होता है, P एंड Q लिखो या Q एंड P, इनका ट्रुथ वैल्यू हमेशा सेम होगा। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हमने पढ़ा है कि पहले किसको ऐड करें। सपोज P एंड Q एंड R है, तो पहले Q एंड R को भी कर सकते हैं, बाद में P को भी। पहले P एंड Q का भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रूथ वैल्यू हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, बाद में R का, या तीनों का एक साथ। तीनों ही इक्विवेलेंट हैं, कुछ चेंजेस नहीं आएगा। जैसे हम मैथ्स में करते हैं 2 + 3 + 5, या तो 2 3 को पहले ऐड कर दो देन 5, या 3 5 को ऐड कर दो देन 2, या तीनों के एक साथ ऐड कर दो। सेम ये कंजंक्शन में भी होता है, ये डिसजंक्शन में भी होता है। ओके, कॉमन सेंस है ये सब, लेकिन बाद में हम यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे हैं ये। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये जो दोनों हैं, दो मेंबर्स, दोनों में ये जो बाहर है ब्रैकेट के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो P अपने साइन के साथ, यहां पे जो कंजंक्शन है तो P एंड Q हो जाता है एक ब्रैकेट में, बीच में और आएगा, देन P एंड R हो जाएगा। तो P यहां पे P एंड Q होगा, आई एम सॉरी, सो P एंड Q और P एंड R, यहां पे P एंड R आएगा। ऑलराइट, उसके बाद इसमें ध्यान दो, P और Q हो जाएगा एंड P और R हो जाएगा, मतलब P जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ। समझ में आया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। देन वी कम टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट कंजंक्शन है ट्रुथ वैल्यू से T, सो P एंड T, तो अगर देखो यहां पे P के प्लेस पे आप अगर ट्रू रखोगे तो ट्रू 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 हो जाएगा, P के प्लेस पे फॉल्स रखोगे तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, मतलब P के प्लेस पे जो वैल्यू रहेगा वही आएगा। तो इट मींस इनका जो ट्रुथ वैल्यू होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय P, ट्रुथ वैल्यू ऑफ P, तो यहां पे हमेशा P आएगा। ऑलराइट, मतलब अगर कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न में आपको P एंड T दिख रहा है तो उसकी जगह पे आप बस P लिख सकते हो, सिंप्लीफाई हो गया वो।
ओके, सेम P एंड F, तो यहाँ पे अगर ट्रू रखा P के प्लेस पे तो ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, एंड फॉल्स एंड फॉल्स वो भी फॉल्स होता है। मतलब कि P एंड फॉल्स में P नहीं आएगा, इसके जैसा P नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा फॉल्स ही आएगा। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, हमेशा इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगा। P और F, यहाँ पे और है और फॉल्स है तो यहाँ पे P आएगा, P और T यहाँ पे T आएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा और आप क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते जाओगे आपको अपने आप ये सब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ ये बोलता है कि कोई स्टेटमेंट कनेक्ट है उसके नेगेटिव पार्ट से, काउंटर पार्ट से, जैसे P एंड नेगेशन ऑफ P। ओके, तो ये हमेशा एंड है तो फॉल्स आएगा, और है तो ट्रू आएगा हमेशा। जैसे यहाँ पे T है, यहाँ पे ट्रू, अगर P का ट्रुथ वैल्यू T है तो नेगेशन ऑफ P का ट्रुथ वैल्यू होगा फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। अगर सपोज मान लो इसका ट्रू है, ट्रुथ वैल्यू T है, और तो ये तो फॉल्स होगा क्योंकि ये नेगेशन ऑफ T क्या होगा, फॉल्स। तो ये एंड है तो ट्रू, T एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है। लेकिन इसमें अगर ये T है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ट्रू और फॉल्स और है ना, इसलिए वो हमेशा ट्रू आएगा। अगर आपने फॉल्स भी रख दिया, यहाँ पे फॉल्स रखा, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये इसका नेगेशन पार्ट ही है, तो ये कभी भी फॉल्स नहीं आएगा, ये हमेशा ट्रू होता है। देन वी कम टू एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है कि चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम भी शायद ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे P और P एंड Q था, P और P एंड Q, तो यहाँ पे P और P ये एब्जॉर्ब हो गया पूरा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ P आएगा। मतलब P का जो ट्रुथ वैल्यू रहेगा ना, अल्टीमेटली वही लास्ट में आंसर आने वाला है। ओके, सेम इसके केस में भी होता है P एंड P और Q, तो यहाँ पे भी P का ही आंसर आता है। जो ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे P का रहेगा ना, वही लास्ट में आता है इनका पूरा। मतलब P का आप जो भी ट्रुथ टेबल जब प्रिपेयर करोगे इसका, और इसमें देखोगे कि P का जो ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ वैल्यूज, वो ये पैटर्न के ट्रुथ वैल्यूज से टोटली मैच करेगा। कंडीशनल, कंडीशनल क्या बोलता है, हमने ये ऑलरेडी देखा है। P इंप्लाइज Q का मतलब होता है नेगेशन ऑफ P और Q। जैसे हमने फर्स्ट में यहाँ पे देखा, सेकंड में इफ नॉट, अगर हमें रिमूव करना है तो ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। ऑलराइट, बाई कंडीशनल क्या होता है, दो इंप्लीकेशन होते हैं उसमें, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे P इंप्लाइज Q मतलब क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q, और Q इंप्लाइज P हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q और P। तो यहाँ पे बाई कंडीशन हो गया। तो आपको ये सब सारी चीजें याद रखनी होगी, और इनको ही हम यहाँ पे यूज करेंगे टू प्रूव दैट टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। कैसे, चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। P डबल इंप्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये हमें प्रूफ करना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है यूजिंग दिस अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम LHS कंसीडर करते हैं। LHS इक्वल्स टू P डबल इंप्लीकेशन Q। ओके, नाउ बाई कंडीशनल लॉ सेज P डबल इंप्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू negation of P or Q and negation of Q or P using biconditional law. All right, this is equivalent to negation of P, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो negation of P ये ब्रैकेट के साथ and negation of Q or P or Q it will get distributed। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, and negation of Q और P, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ यहाँ पे फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। सो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये इसके साथ, और ये मिडल टर्म का साइन रहेगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P एंड P। ऑलराइट, और Q एंड नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड P, ये हमारा हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, इट इज इक्विवेलेंट टू, इसको एज इट इज लिख देंगे हम। नाउ दिस वन विल बी इक्वल्स टू, यहां पे ध्यान से देखो, नेगेशन ऑफ P
एंड P, या तो P एंड नेगेशन ऑफ P, तो आपको पता है ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ में, देखो स्टेटमेंट एंड नेगेशन ऑफ P दैट स्टेटमेंट इट इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स, सो आर फॉल्स। कौन सा लॉ हमने अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट। यहां पे भी वही होगा, तो ये भी हो गया फॉल्स। P एंड Q लिख सकते हैं इसको, यस कम्यूटेटिव लॉ। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और कम्यूटेटिव दोनों यूज किया, कॉम्प्लीमेंट एंड कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, एनी स्टेटमेंट और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है और फॉल्स, तो आइडेंटिटी लॉ में है देखो स्टेटमेंट और फॉल्स दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट स्टेटमेंट, सो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये दोनों इक्विवेलेंट है इसके, और ये दोनों इक्विवेलेंट है दैट स्टेटमेंट P एंड Q। हमने कौन सा लॉ यूज किया, आइडेंटिटी लॉ। ऑलराइट, नाउ हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्विवेलेंट है लॉजिकली, बट यहां पे देखो ये बाद में है ये पहले है, तो यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, सो P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q यूजिंग commutative law. Okay, so hence this LHS, therefore LHS is equals to RHS, and therefore the question P double implication Q is logically equivalent to P and Q or negation of P and negation of Q. All right, ऐसे ही आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करके लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। ओके, सो ये लेक्चर में इतना ही। जितना टॉपिक मैंने आज सिखाया उसको आप एक बार रिकैप रिवाइज करो और फिर एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉल्व करो। एनी डाउट्स होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और उसमें अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू।